इंडिया में हर साल औसतन 8 से 9 लाख कमर्शियल गाड़ियां बनाई जाती हैं और ये कंपनी इस सेगमेंट में 25% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हुए इसे 74 साल हो गए हैं और इसकी गाड़ियां दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। जानना चाहेंगे इस ब्रांड की इंटरेस्टिंग कहानी? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं निशांत और ब्रांड गाथा के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की दिग्गज सीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अशोक लेलैंड के बारे में। वो अशोक लेलैंड जिसकी बसों में हम आए दिन सफर करते हैं, वो अशोक लेलैंड जिसके दमदार ट्रकों पर हमारे सामान आना जाना करते हैं और वो अशोक लेलैंड जिसने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मजबूत नींव रखने में देश की मदद की। लेकिन इससे पहले कि हम इंडिया के इस टॉप सीवी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड की पूरी कहानी आप तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत अभी अभी आजाद ही हुआ था, लेकिन देश के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की चुनौती भी खड़ी हो गई थी। हर किसी के मन में यही सवाल था कि देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। इसी दौरान कुछ लोग देश निर्माण के लिए आगे आए, जिनमें रघुनंदन सरन जैसे फ्रीडम फाइटर भी शामिल थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सलाह मशवरा के बाद 1948 में दक्षिण भारत के एन्नोर में अशोक मोटर्स ऑटोमोटिव कंपनी की शुरुआत की। कंपनी ने कार मैन्युफैक्चरिंग से अपना सफर शुरू किया और 1949 में कंपनी की पहली कार ऑस्टिन लॉन्च हुई। लेकिन कुछ ही समय में रघुनंदन जी को ये बात समझ आ गई कि अगर इंडिया को वाकई मजबूत बनाना है तो कुछ बड़ा करना होगा। तो कंपनी ने अपना फोकस शिफ्ट किया और शुरू हुआ प्लान बी। कंपनी ने अब कार की बजाय ट्रकों और बसों के निर्माण में कदम रखने का फैसला किया, लेकिन ये काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। हेवी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए लाइसेंस और कुछ जरूरी परमिशंस की जरूरत थी जो कंपनी के पास नहीं थे। इसकी वजह से चुनौतियां लगातार बढ़ रही थी। लेकिन तभी मनु भाई की एंट्री हुई। मनु भाई सांघवी उस वक्त ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी ओन किया करते थे। बता दें कि उनकी एक कंपनी ही अशोक मोटर्स के लिए संकट मोचन साबित हुई। अब लाइसेंस और परमिशन से जुड़ी परेशानियां तो दूर हुई, लेकिन सिर्फ इससे ही सब कुछ हो जाता तो बात ही क्या थी। मुद्दा अब कहीं और अटक रहा था। कंपनी को ट्रक और बस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब टेक्नोलॉजी की भी जरूरत थी, जिसके लिए उसे लेलैंड मोटर्स के साथ टाई अप करना पड़ा। इस टाई अप के बाद ही अशोक मोटर्स का नाम बदलकर अशोक लेलैंड हुआ और 1954 में कमर्शियल गाड़ियों का निर्माण शुरू कर 1955 में कॉमेट जैसे दमदार ट्रक को लॉन्च किया गया। आजादी के बाद के दशकों में इंडियन आर्मी को मजबूत बनाना ही सरकार की प्राथमिकता थी और इस काम में अशोक लेलैंड ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी ने इंडियन आर्मी को अपनी गाड़ियां सप्लाई करनी शुरू की, जिससे अल्टीमेटली देश की सुरक्षा को मजबूती मिली। 70 के दशक में कंपनी ने आर्मी के लिए करीब 1000 से भी ज्यादा हिप्पो टिपर सप्लाई किए, जिन्हें हैवी आर्टिलरीज को ढोने के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा कंपनी ने स्टालियन जैसी पावरफुल गाड़ी भी बनाई, जिसने इंडियन आर्मी को कारगिल वॉर जीतने में भी मदद की। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अब तक इंडियन आर्मी को करीब 70,000 से भी ज्यादा स्टालियन ट्रक सप्लाई किए जा चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी अशोक लेलैंड एक बड़ा साझेदार रहा है। भारतीय सड़कों पर दिखाई देने वाली ज्यादातर बसें अशोक लेलैंड की ही होती हैं। भला इसकी डबल डेकर बसों को कैसे भुलाया जा सकता है? बता दें कि 1967 में लॉन्च हुई टाइटन अशोक लेलैंड की पहली डबल डेकर बस थी, जिसमें करीब 50% इंडिजिनस कंपोनेंट्स यानी कि देसी कलपुर्जे यूज किए गए थे। इसके बाद 1976 में वाइकिंग और 1978 में चीता जैसे मॉडल्स लॉन्च किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीता भारत की पहली रियर इंजन वाली बस थी। वैसे एक बात बताऊं, टाइटन, वाइकिंग, चीता जैसे इनोवेटिव नामों वाले कंपनी इनोवेशन में भी आगे हैं। वो अशोक लेलैंड ही थी जिसने सबसे पहले अपनी गाड़ियों में एयर ब्रेक्स का इस्तेमाल किया था, जो उस दौरान दुनिया के सबसे सेफेस्ट ब्रेक्स माने जाते थे। और तो और पावर स्टीयरिंग यूज करने के मामले में भी कंपनी बाकियों से काफी आगे रही है। और ये सारी चीजें कंपनी तब कर रही थी जब इन बातों के बारे में कोई सोचता तक नहीं था।
एक समय ऐसा भी था जब कंपनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक्सपेंशन प्लान्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। खासकर लिलियन मोटर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। हालत इतनी पतली हो गई थी कि कंपनी को बेचने तक की नौबत आन पड़ी थी। तभी इस बिजनेस में हिंदुजा ग्रुप की एंट्री हुई और उन्होंने अशोक लेलैंड को खरीद लिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। हिंदुजा ग्रुप और अशोक लेलैंड दोनों ही एक नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 7 दशक में अशोक लेलैंड को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस हो या फिर स्लो डिमांड। यहां तक कि कंपनी को टाई-अप्स को लेकर भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हर मौके पर कंपनी ना सिर्फ उन चुनौतियों से लड़ी है बल्कि अपने आप को और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे आई है। आप 2014 की डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल सेल्स में आई गिरावट का ही उदाहरण ले लीजिए। उस दौरान अन्य कंपनियों के साथ साथ अशोक लेलैंड की हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी। उसने कॉस्ट कटिंग पर काम किया, नए और किफायती मॉडल्स तैयार किए, डीलरशिप्स पर फोकस बढ़ाया गया और आईसीवी जैसी एक नई रेंज तक तैयार कर दी गई। हजार मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए कंपनी ने एक सॉलिड कमबैक किया। आज अशोक लेलैंड ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। आज कंपनी का मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुका है और ये 50 से भी ज्यादा देशों में एक्टिवली अपने बिजनेस ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। बस और ट्रक जैसी कमर्शियल गाड़ियों के अलावा डिफेंस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में भी अशोक लेलैंड का नाम टॉप पर फीचर करता है। आज ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी होने के साथ साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरर भी है। तो ये थी अशोक लेलैंड की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।